नमस्कार। कभी सोचा है हमारे कंप्यूटर, फोन या गेमिंग कंसोल का असली दिमाग आखिर है क्या? मतलब वो कौन सी चीज़ है जो हमारे हर क्लिक, हर स्वाइप, हर कमांड को समझकर उस पर काम करती है? जी हाँ, वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो आज चलिए इसी पावरफुल चिप की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड पर एक बटन दबाने से लेकर किसी बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन तक हर इंस्ट्रक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे सीपीयू से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसके बिना कुछ नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये दिमाग असल में सोचता कैसे है ना? एक मजेदार सवाल। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इसी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एकदम आसान हिस्सों में तोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बिल्कुल टेक्निकल भाषा में बात करें तो सीपीयू एक हार्डवेयर का टुकड़ा है। इसका काम क्या है? इसका काम है कंप्यूटर प्रोग्राम के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पूरा करना। मतलब जोड़ने घटाने जैसे हिसाब किताब, सही गलत का फैसला और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ये सब यही संभालता है। सच कहें तो ये कंप्यूटर की हर एक हरकत के पीछे का इंजन है। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि सीपीयू क्या करता है, पर ये काम होता कैसे है? इसे समझने के लिए हमें इसके अंदर झांकना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इस सोच की बनावट आखिर कैसी होती है। हर सीपीयू के अंदर ना 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे एएलयू कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, और तीसरा है मेमोरी यूनिट। और इन तीनों का अपना अपना बहुत जरूरी काम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। आप इसे सीपीयू का डायरेक्टर या मैनेजर समझ सकते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह है, या फिर एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह, जो ये पक्का करता है कि हर हिस्सा अपना काम सही ढंग से सही समय पर करे। अब आते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू पर। यह है सीपीयू का कैलकुलेटर। सारा हिसाब किताब, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, सब यही करता है। इतना ही नहीं, ये लॉजिक वाले काम भी करता है, जैसे दो चीजों की तुलना करना, क्या एक नंबर दूसरे से बड़ा है, इसका जवाब एएलयू ही देता है। तो देखा, ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। कंट्रोल यूनिट है डायरेक्टर, जो बताता है कि क्या करना है, और एएलयू है कैलकुलेटर, जो उस काम को करता है। एक के बिना दूसरा काम ही नहीं कर सकता। और तीसरा हिस्सा है कैश मेमोरी। ये एक बहुत छोटी लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी होती है, जो सीधे सीपीयू पर ही होती है। इसका काम है बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रखना। इसे सीपीयू की अपनी छोटी सी डायरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी समझिए, जिसकी वजह से काम बहुत तेजी से होता है। तो अब जब हम इन तीनों हिस्सों को जान गए हैं, तो सवाल ये है कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। असल में ये एक लगातार चलने वाले साइकिल को फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। सीपीयू का जो मेन काम है वो इसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में होता है, और ये साइकिल इतनी तेजी से घूमता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के मॉडर्न सीपीयूज में ये साइकिल 1 सेकंड में अरबों बार चलता है। ये पूरा साइकिल 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहला है फेच, मतलब रैम से इंस्ट्रक्शन को उठाना। दूसरा है डिकोड, जहां कंट्रोल यूनिट समझता है कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। तीसरा है एग्जीक्यूट, जहां एएलयू अपना काम करता है, मतलब कैलकुलेशन करता है। और चौथा और आखिरी स्टेप है स्टोर, यानी जो भी नतीजा आया उसे वापस मेमोरी में सेव कर देना। बस यही फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर का चक्र है, जो बार बार अरबों बार चलता रहता है। लेकिन एक बात तो है, सारे सीपीयू एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं तो कुछ स्लो। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक सीपीयू को दूसरे से तेज बनाता है? चलिए अब इस ब्रेन पावर के पीछे का राज जानते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है ट्रांजिस्टर्स से। ट्रांजिस्टर क्या है? ये बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक स्विच होते हैं जो पूरी कंप्यूटिंग की नींव हैं। और हुआ ये कि समय के साथ हम एक ही छोटी सी चिप पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर फिट करने में कामयाब हो गए, और इसी से जन्म हुआ मल्टी कोर प्रोसेसर्स का। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए। साल था 1971, जब पहला माइक्रोप्रोसेसर इंटेल 4004 आया था। जानते हो उसमें कितने ट्रांजिस्टर थे? सिर्फ 2300। और आज के एक हाई एंड सीपीयू में 1 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। सोचिए, 2300 से 1 अरब तक का सफर। यही वो लीप है, वो छलांग है जो आज की कंप्यूटिंग को इतनी पावरफुल बनाती है। तो ये जो हम मल्टी कोर सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक सिंगल कोर सीपीयू मतलब एक किचन में एक ही शेफ है,
जो एक बार में एक ही डिश बना सकता है। वही मल्टी कोर सीपीयू का मतलब है कि किचन में कई सारे शेफ हैं जो एक साथ मिलकर कई डिश बना सकते हैं। यही वजह है कि आज के डिमांडिंग काम जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए मल्टी कोर सीपीयू ही सबसे बेस्ट होते हैं। स्पीड नापने का एक और तरीका है क्लॉक स्पीड। इसे गीगाहर्ट्ज यानी GHz में मापा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीपीयू एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरे कर सकता है। तो जितना ज्यादा GHz उतना ही तेज सीपीयू। याद है हमने कैश मेमोरी की बात की थी, उसके भी लेवल्स होते हैं L1, L2, L3। इसे एक हायरार्की की तरह समझिए। L1 कैश सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज होता है। फिर L2 आता है जो उससे बड़ा और थोड़ा धीमा होता है, और फिर L3। और इन सब के बाद आती है रैम जो बहुत बड़ी होती है लेकिन इन कैश मेमोरीज के मुकाबले काफी धीमी होती है। अच्छा, इतनी सारी पावर, इतनी स्पीड, इसके साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है और वो है गर्मी। चलिए अब ये समझते हैं कि कंप्यूटर का ये दिमाग आखिर इतना गर्म क्यों हो जाता है। देखिए, जब अरबों ट्रांजिस्टर से बिजली गुजरती है तो गर्मी पैदा होना तो नेचुरल है, ये फिजिक्स है। लेकिन अगर ये गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो प्रोसेसर को नुकसान पहुंच सकता है। तो खुद को बचाने के लिए सीपीयू क्या करता है? वो ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड कम कर लेता है, मतलब थ्रॉटल करने लगता है। इसे डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग कहते हैं और इसकी वजह से परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि एक अच्छा कूलिंग सिस्टम सिर्फ सीपीयू को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसकी पूरी ताकत को, उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए भी ज़रूरी है। सीधी सी बात है, एक ठंडा सीपीयू ही एक तेज सीपीयू होता है। और एक अच्छा कूलिंग सिस्टम करता क्या है? वो पंखे, हीट सिंक और अच्छे एयर फ्लो का इस्तेमाल करके सीपीयू से गर्मी को दूर खींचता है और सिस्टम से बाहर निकाल देता है। बस यही इसका काम है, ताकि प्रोसेसर बिना रुके अपनी पूरी रफ्तार से काम कर सके। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल ये है, जैसे जैसे हम एक ही चिप पर अरबों और ट्रांजिस्टर भरते जा रहे हैं, क्या कंप्यूटिंग की अगली सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ इन दिमागों को और तेज बनाना है, या फिर उन्हें ठंडा रखने के और बेहतर और स्मार्ट तरीके खोजना है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले टेक्नोलॉजी के भविष्य को तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।